हाउडी फिजिक्स लवर्स, कैसे आप सब। इलेक्ट्रोस्टैट्स पार्ट 1 में हमने जाना था व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ चार्ज एंड व्हाट आर द एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म टू आइडेंटिफाई द पोलैरिटी ऑफ चार्ज। And today we are going to discuss about the next topic, that is gold leaf electroscope. So let's start the class with a new topic, that is gold leaf electroscope. Now what is gold leaf electroscope? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप होता क्या है, देखिए। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एक apparatus है, एक डिवाइस है जिसके हेल्प से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन एनी बॉडी। हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई बॉडी चार्ज है या अनचार्ज है। सो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इज एन apparatus which is used to detect the presence of charge on any given body। और साथ में आप दो बॉडीज के ऊपर मेजर ऑफ चार्ज, डिग्री ऑफ चार्ज को कंपेयर भी कर सकते हैं। आप पता लगा सकते हैं कौन सी बॉडी ज्यादा चार्ज है और कौन सी बॉडी कम चार्ज है, which have large value of charge and which have small value of charge. And you can also identify the polarity of charge by the help of gold leaf electroscope. So let us first write down its definition. It is an apparatus which is used to detect the presence of charge on a given body. अब हम बात करते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के कंस्ट्रक्शन की, कि क्या इसकी कंस्ट्रक्शन है और क्या गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की वर्किंग है। तो देखिए, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में सबसे पहले हम एक ग्लास चैम्बर लेते हैं, या आप बोल सकते हैं ग्लास कंटेनर, ग्लास बॉटल लेते हैं, लाइक दिस इज द ग्लास कंटेनर। और ये ग्लास कंटेनर आपका ट्रांसपेरेंट होना चाहिए ताकि आप इसके अंदर होने वाली एक्टिविटी को, फिनोमेना को ऑब्जर्व कर सकें। सो ये हमने एक ग्लास कंटेनर कंसीडर किया और ये ग्लास कंटेनर हमारा ट्रांसपेरेंट है। नाउ यहां पर हम एक स्टॉपर यूज करेंगे। जैसे आप केमिस्ट्री लैब में जाते हैं, आपने देखा होगा वहां पर बॉटल्स के ऊपर, केमिकल की बॉटल्स के ऊपर, कंटेनर्स के ऊपर एक रबर का स्टॉपर लगा होता है, और यहां पर वैक्यूम पंप की हेल्प से हम इसके अंदर जितना भी एयर होगा उसको एग्जिट कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। ठीक है। अब यहां पर एक होल करेंगे और इसके अंदर हम एक कंडक्टिंग रॉड या मेटालिक रॉड बोल सकते हैं, उसको इस तरीके से प्लेस करेंगे। ओके, तो ये हमने एक मेटालिक रॉड, कंडक्टिंग रॉड को इस ग्लास चैम्बर में इंसर्ट किया थ्रू अ स्टॉपर। नाउ अब ये जो आपका कंडक्टिंग रॉड है, इसके दो एंड हैं। एक ये एंड है, दिस इज एंड ए, एंड दिस इज एंड बी। अब जो एंड ए है, इस पर हम क्या करेंगे, या तो आप यहां पर डिस्क यूज कर सकते हैं, या आप यहां पर एक कंडक्टिंग स्फेयर का भी यूज कर सकते हैं। जैसे घरों में कर्टेन लगाते हैं, कर्टेन में आजकल स्टील की रॉड लगा रहे हैं, उसके बाद एक कर्टेन के अंदर एक स्फेरिकल बॉल होती है जिसे लट्टू बोलते हैं, वो भी आप यहां पर यूज कर सकते हैं। तो एक कंडक्टिंग डिस्क हमने यहां पर यूज की। अब सवाल ये आता है कि हम कंडक्टिंग डिस्क या कंडक्टिंग स्फेयर क्यों यूज कर रहे हैं। उसका रीजन है ताकि हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर सकें। पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 में स्टडी करेंगे। नाउ जो हमारा एंड बी है, अब इस एंड बी पे हम क्या करते हैं, गोल्ड फॉइल लेते हैं या गोल्ड लीफ लेते हैं। और गोल्ड के लीफ को पहले आप ऐसा लेंगे, रेक्टेंगुलर शीट की साइज में, शेप में, और इसको यहां बीच में से ऐसे आप फोल्ड कर देंगे, इस तरीके से लीफ बना देंगे। ठीक है। अब ये जो लीफ बनेगा, आप इसको इस तरीके से यहां पर विद द हेल्प ऑफ द सेलो टेप और सेलोफिन टेप आप जो है यहां पर इस तरीके से इसको लगाएंगे। ये आपका तैयार हो गया गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। नाउ अब हम क्या करेंगे, जो भी आपके पास बॉडी है जिसके ऊपर आप चेक करना चाहते हैं कि उस बॉडी पर चार्ज प्रेजेंट है या नहीं है, आप उस बॉडी को इस कंडक्टिंग स्फेयर से कांटेक्ट में लाएंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक बॉडी है जिसको मैंने कहा नेगेटिवली चार्ज बॉडी, तो इसके पास क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इसीलिए मैंने इसको कहा नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। अब जैसे ही ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी इस मेटालिक स्फीयर को टच करेगी, वैसे ही ये नेगेटिव चार्जेस यहां पर इस मेटालिक स्फीयर पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। और कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि कंडक्टर के थ्रू आपके जो चार्ज कैरियर्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इजीली मूव कर सकते हैं। तो अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो गोल्ड लीफ के ऊपर, दोनों तरफ, दोनों लीव्स के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर दैट चार्ज गिवन टू द कंडक्टर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ओवर द एंटायर सरफेस ऑफ द कंडक्टर, कि जो भी चार्ज हम कंडक्टर को देंगे वो उस कंडक्टर के सरफेस पर यूनिफॉर्मली नेचुरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब ये जो चार्ज है आपका, ये रॉड के ऊपर और लीव्स के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, और उसके बाद क्या होगा, ये भी नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज है। याद करिए कैवेंडिश लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, लाइक चार्जेस रेपल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब यहां पर इस लीफ पर भी नेगेटिव चार्ज है, इस लीफ पर भी नेगेटिव चार्ज है, दोनों लीफ एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। बोथ द चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट ऑन द लीव्स रिपेल ईच अदर। और जब रिपल्शन होगा तो दोनों लीफ जो है वो देखिए, दोनों लीफ ऐसे है, ये दोनों लीफ क्या होंगे, डाइवर्ज होंगे। अगर ये दोनों लीफ डाइवर्ज होते हैं तो इसका मतलब यहां पर इन लीव्स के ऊपर कोई ना कोई लाइक चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। इट मींस वी कैन से दैट दिस बॉडी C इज हैविंग सम काइंड ऑफ चार्ज, कि ये जो बॉडी C है इसके पास कोई ना कोई चार्ज प्रेजेंट है। यहां पर अभी हमें पोलैरिटी ऑफ चार्ज का नहीं पता चला, हमें सिर्फ ये पता चला है कि ये जो बॉडी C है इसके पास कोई ना कोई चार्ज प्रेजेंट है। ओके, तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि कोई बॉडी चार्ज है या नहीं है। अब सवाल यहां पर आता है, हमने गोल्ड लीफ का ही यूज क्यों किया, हमने और कोई लीफ या और कोई मटेरियल का यूज क्यों नहीं किया? तो उसका रीजन ये है कि जो गोल्ड है वो आपका मेलिएबल होता है, आप इसको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहां पर हम क्या करते हैं, गोल्ड लीफ को गोल्ड की हेल्प से हम क्या करते हैं, गोल्ड लीफ बनाते हैं, थिन, वेरी वेरी थिन शीट में कन्वर्ट करते हैं और उसको एज अ लीफ यूज करते हैं। ओके, अभी इस बार नया जो सेशन है, जिसका सिलेबस अभी आया है, इस सेशन में ये कहा गया है कि आपने इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट भी बनाना है। सो इफ यू वांट टू मेक इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट यू कैन मेक ऑन द गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। आपने सिंपली क्या करना है, घर में किसान जैम की बोतल या कोई भी ग्लास बोतल आपके पास होगी, आप उसको इस तरीके से लेंगे, यहाँ पर स्टॉपर लगाएंगे और एक मेटल की कोई भी रॉड जो आपको मिल जाए, एल्यूमिनियम की इजीली मिल जाएगी, उस रॉड को यहाँ पर लगाएंगे और यहाँ पर एक इस तरीके से डिस्क या स्फीयर लगाएंगे, और इसके इस एंड में गोल्ड नहीं लगाएंगे क्योंकि गोल्ड तो काफी कॉस्टली आएगा। तो आपने क्या करना है, घर में जो एल्यूमिनियम फॉइल होती है जिसमें हम रोटी रैप करते हैं, चपाती रैप करते हैं, तो वो एल्यूमिनियम फॉइल आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ओके, पेपर का भी यूज कर सकते हैं बट एल्यूमिनियम फॉइल ज्यादा आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि पेपर अगर लेंगे तो फिर आपको उसको आयरन करना पड़ेगा। सो आप एल्यूमिनियम फॉइल का यूज करके इस तरीके से इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट इस पे बना सकते हैं। अलग अलग टाइप की बॉडीज लेंगे, 2-3 बॉडी लेंगे, एक को हेयर पे रब कर लीजिए, किसी को कॉटन क्लॉथ पर रब कर लो, किसी को सिल्क क्लॉथ पे रब कर लो, और देखो कि वहां पर क्या है, एंगल ऑफ डाइवर्जेंस इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो अलग अलग तरह के बिहेवियर आप वहां पर स्टडी कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई कि हम कैसे प्रेजेंस ऑफ चार्ज डिटेक्ट करेंगे किसी भी बॉडी के ऊपर। अब दूसरा सवाल ये है कि अगर हमें कंपेयर करना है, मैंने आपको 2 बॉडी दी, एक बॉडी है M और दूसरी बॉडी है N। अब मैं आपसे ये कहता हूं कि आप बताइए किस बॉडी के पास अमाउंट ऑफ चार्ज ज्यादा है, विच बॉडी हैव लार्जर अमाउंट ऑफ चार्ज। तो ये हम कैसे पता लगाएंगे? तो इसमें करना यही है कि आप एक बार इस कंडक्टिंग स्फीयर A से आप बॉडी M को टच करेंगे और यहां पर जो एंगल आएगा θ1 उसको नोट करेंगे। ओके, फिर आप क्या करेंगे, इसको न्यूट्रलाइज करेंगे और बॉडी N को बॉडी कंडक्टिंग स्फीयर A से टच करेंगे और यहां पर जो एंगल आएगा θ2 चेक करेंगे। फिर आप कंपेयर करेंगे कि विच एंगल इज लार्जर, जिसका एंगल ज्यादा होगा, लार्जर होगा,
उस बॉडी के पास अमाउंट ऑफ चार्ज भी ज्यादा होगा। सो ऐसे हम दो बॉडीज के चार्जेस को कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं कि θ1 इज लेस देन θ2, इट मीन्स यहां पर जो डाइवर्जेंस आया है दैट इज ग्रेटर देन दिस, सो आई कैन से दैट द बॉडी n इज हैविंग मोर चार्ज, मोर अमाउंट ऑफ चार्ज एज कंपेयर टू m, कि बॉडी जो n है उसके पास m के कंपैरेटिवली जो चार्ज का अमाउंट है वो ज्यादा है। सो इन दिस मैनर we can compare the degree of charge. Now third is how can we detect the polarity of charge? हम कैसे पता लगाएंगे कि इस बॉडी के ऊपर, गिवन बॉडी के ऊपर किस टाइप का चार्ज है, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये भी बहुत आसान है। आपने करना क्या है, लेकिन इसके लिए आपके पास एक पहले से कोई चार्ज्ड बॉडी होनी चाहिए और उसकी पोलैरिटी आपको पता होनी चाहिए। जैसे हमारे पास यहां पर पहले से बॉडी C है, हमने सी बॉडी को स्फीयर ए पर टच किया, यहां पर डाइवर्जेंस हुआ, हमने नोट किया θ1। अब हम दूसरी बॉडी लेके आए, मान लीजिए बॉडी हम n लेके आए, हमने बॉडी n को स्फीयर ए से टच किया। अब यहां पर दो केस हो सकते हैं। अगर बॉडी n के पास भी नेगेटिव चार्ज है तो ये एंगल और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। अगर बॉडी n के ऊपर इसका अपोजिट चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एंगल कम हो जाएगा। सो इट मींस अगर एंगल ऑफ डाइवर्जेंस इंक्रीज होता है, इट मींस अगर एंगल ऑफ डाइवर्जेंस इंक्रीज होता है तो बॉडी n के पास सेम चार्ज है, सेम पोलैरिटी ऑफ चार्ज है। अगर एंगल ऑफ डाइवर्जेंस कम होता है, स्मॉल हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, तो इसका मतलब बॉडी n के पास अपोजिट पोलैरिटी का चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है ना, क्योंकि अगर लाइक होगा, जैसे ये नेगेटिव है, आपने और नेगेटिव ऐड किया तो और ज्यादा चार्ज यहां पर आएगा, रिपल्शन और ज्यादा होगी, एंगल इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर पॉजिटिव होगा तो यहां पर क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन होगा चार्जेस का, जिसकी वजह से जो एंगल ऑफ डाइवर्जेंस है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ऐसे हम पता लगा सकते हैं कि अगर दूसरी बॉडी को टच करने से एंगल ऑफ डाइवर्जेंस इंक्रीज होता है तो लाइक चार्ज है, अगर डिक्रीज होता है तो अनलाइक चार्ज है। सो ये है कॉन्सेप्ट गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का। ऐसे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप वर्क करता है और ये इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, और नेक्स्ट टॉपिक का नाम है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, कहने को ये बेसिक प्रॉपर्टी है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रोस्टैट्स में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इन्हीं प्रॉपर्टी के बेसिस पर एक्सप्लेन होते हैं। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, और यू कैन सिंपली से एडिटिविटी ऑफ चार्ज। देखो, एडिटिविटी का मीनिंग हमें पता है। एडिटिविटी मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट एडिशन ऑफ चार्जेस, बट द क्वेश्चन इज इट वेक्टर सम और अलजेब्रिक सम? ये तो हमें पता है कि हम अभी जो बात करने वाले हैं वो एडिशन ऑफ चार्जेस की बात करने वाले हैं, लेकिन सवाल ये है कि हम यहां पर वेक्टर सम करेंगे या अलजेब्रिक सम करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, ये हमने पार्ट 1 वीडियो में डिस्कस किया था। और कोई भी स्केलर क्वांटिटी अगर है तो उसमें अगर आपने सम करना है तो सम हमेशा अलजेब्रिक ही होगा। इट मींस कि यहां पर अगर किसी भी बॉडी में या किसी भी सिस्टम का टोटल चार्ज आपको कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आपको सिंपली अलजेब्रिक सम करना होगा इंडिविजुअल चार्जेस का जो बॉडी के डिफरेंट लोकेशंस पर प्रेजेंट है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए ये आपके पास एक बॉडी है या एक सिस्टम है, और इस बॉडी के डिफरेंट लोकेशंस पे डिफरेंट अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट है। लोकेशन ए पे चार्ज है +4e, लोकेशन बी पर चार्ज है -e, लोकेशन सी पर चार्ज है +6e, और लोकेशन डी पर चार्ज है -3e।
Now my question is, what is the total charge on the given system or on the given body? तो आप क्या करेंगे, आप टोटल चार्ज के लिए यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. पहले मैं एक बार कॉन्सेप्ट लिख देता हूं. इट स्टेट्स दैट total charge on a body or system is the algebraic sum of individual charges present in different locations of the given body. Different locations of the given body. कि अगर हमें किसी भी बॉडी के ऊपर या सिस्टम पर टोटल चार्ज कैलकुलेट करना है तो हम वहां पर अलजेब्रिक सम करेंगे इंडिविजुअल चार्जेस का जो प्रेजेंट है डिफरेंट लोकेशंस पर. सो यहां पर देखिए, लोकेशन ए पर है +4e, लोकेशन बी पर है -e, लोकेशन डी पर है -3e और लोकेशन सी पर है +6e. तो भाई इसको यूज करते हैं. टोटल चार्ज इज इक्वल टू, ए पर कितना चार्ज है +4e लिख दीजिए, बी पर -e, उसके बाद नेक्स्ट सी पर +6e, देन डी पर -3e. नाउ 4 + 6 10, सो इट इज 10e. -e -3e इज -4e, तो यहां पर -4e लिख सकते हैं. और 10 में से अगर 4 माइनस करेंगे तो ये आएगा 6e. सो टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन द गिवन बॉडी इज 6e. और e की वैल्यू हमें पता है, e है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ e है 6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम. सो q इज इक्वल टू 6 6 36, 6 1 6 + 3 9, 16 6 96 होता है, तो 9.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम इज द टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन द गिवन बॉडी. तो बहुत सिंपल है कि अगर किसी भी बॉडी पर हमें टोटल चार्ज फाइंड करना है तो हम इंडिविजुअल चार्जेस का जो डिफरेंट लोकेशंस पर प्रेजेंट है उनका अलजेब्रिक सम करना. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. नाउ वी टॉक अबाउट फॉर द सेकेंड प्रॉपर्टी. और जो सेकेंड प्रॉपर्टी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. और इस टॉपिक पर आप न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर सकते हैं. नाउ व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? देखिए, जैसे राइस, चावल, व्हीट, गेहूं, इन सब का एक नेचर होता है और इस नेचर को हम बोलते हैं ग्रेनी नेचर, दानेदार. आप इन्हें काउंट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहता हूं 50 ग्राम राइस है, आप मुझे बताइए इसमें कितने नंबर ऑफ राइस ग्रेन्स प्रेजेंट हैं, तो आप इजीली काउंट करके हमें बता सकते हैं. ऐसा ही यहां पर भी होता है चार्ज के केस में. जो चार्ज है उनका भी ग्रेनी नेचर है, आप उन्हें भी काउंट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोपिक लेवल पर. मैक्रोस्कोपिक लेवल पर आप उन्हें काउंट नहीं कर सकते. 50 ग्राम राइस के ग्रेन्स को काउंट करना इजी है, लेकिन 5 क्विंटल या 5 टन के जो ग्रेन्स होंगे राइस के, उनको काउंट करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल है. क्योंकि हम काउंट तो कर लेंगे, बट व्हाट अबाउट एक्यूरेसी? सेम थिंग हियर इन द केस ऑफ द चार्ज. In the case of microscopic level, we can count the number of charge, but at macroscopic level, we are unable to count the exact number of charge. Okay, so the first thing is that the quantization of charge is applicable only for microscopic level. Clear? Now, how the quantization of charge occurs? कैसे हम बोल सकते हैं या क्या कॉन्सेप्ट है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के पीछे?
तो देखिए होता क्या है कि जैसे मान लीजिए मार्कर है, इस मार्कर को, प्लास्टिक को मैं अपने हेयर्स पर रब करता हूँ। ये आपके ज्योमेट्री बॉक्स में जो स्केल है, जब आप इसे अपने हेयर्स पे रब करेंगे तो आप जानते हैं जब इन दोनों पाम्स को हम रब करते हैं देन वी फील द वार्मथ, सेंसेशन ऑफ वार्मथ। कि जब हम दो सरफेसेस को रब करते हैं तो यहाँ पर हम हीट एनर्जी अनुभव करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं और फील करते हैं। ठीक है, अब हुआ क्या कि जब हमने स्केल को अपने हेयर्स पे रब किया तो स्केल और हेयर्स के बीच में हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है जिसको हम बोलते हैं थर्मल एनर्जी। और उस थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, जैसे हमने मान लीजिए स्केल को और हेयर को रब किया तो स्केल से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या होंगे, लॉस होंगे, और हेयर से इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। जो आपका स्केल है वो बन गया पॉजिटिवली चार्ज बॉडी और जो हेयर है वो बन गया नेगेटिवली चार्ज बॉडी। और जब आप उस स्केल को बिट्स ऑफ पेपर के पास लाएंगे तो वहां पर अट्रैक्शन होता है। वो क्यों होता है वो हम पढ़ेंगे इंडक्शन मेथड में, चार्जिंग बाय इंडक्शन में। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि जब आप दो बॉडीज को एक दूसरे पर रब करते हैं तो जो उसके अंदर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी वो हमेशा इंटीजर नंबर में होता है, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है। द चार्ज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इज ऑलवेज occurs in integer number. It never occur in fraction. So we can say that quantization of charge, it states that total charge present on a body is always integral multiple of basic elementary charge particle. That is E. ये लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था पार्ट 1 में कि जो बेसिक एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल है उसको हम E से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज मानते हैं। अभी मैं क्लास ले रहा था, उसमें एक बच्चे ने मेरे से सवाल किया कि सर E से भी स्मॉलर क्वांटिटीज हैं जैसे क्वार्क्स 1/3e 2/3e। तो क्वार्क का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1/3e 2/3 इस तरीके से होता है। दैट इज इन द केस, दैट इज इन द फ्रैक्शन, इसलिए हम उसको नहीं यहाँ पर कंसीडर करते क्योंकि वो फ्रैक्शन पर होता है और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है वो किसका है, इंटीजर नंबर का है। तो यहाँ पर कहा गया कि टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन अ बॉडी दैट इज Q is always integral multiple, that is n, into basic elementary charge particle E. So Q is equal to n into E. अब यहां पर आपका E पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। एंड हेयर द वैल्यू ऑफ n इज 0 1 2 3, कोई भी नंबर हो सकता है। ओके, या आप ये भी कर सकते हैं, यहां पर ना लिखे प्लस माइनस, आप यहां पर भी प्लस माइनस लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इंटीजर नंबर है, इंटीजर नंबर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, तो आप यहां पर भी प्लस माइनस इस तरीके से शो कर सकते हैं। ओके, सो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज बेसिकली द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल, कि हम क्या करेंगे, बेसिक एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल को n से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए एक वॉल है। अब ये जो वॉल है, इस वॉल को हमने बनाने के लिए ब्रिक्स का यूज किया। सो यहां पर हमने जो ब्रिक है उसको हमने क्या लिया, बेसिक यूनिट लिया, दैट इज m, स्मॉल m। ठीक है, एक ब्रिक का मास स्मॉल m है। अगर आपको टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स पता चल जाए तो आप क्या करेंगे, n इंटू m, तो आपको वॉल का मास पता चल जाएगा। वैसे ही यहां पर है, अगर आपको ये पता चल जाए कि कितने एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट हैं किसी बॉडी में, और अगर आप उस एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल को n से मल्टीप्लाई करोगे या नंबर ऑफ एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल को E से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको बॉडी के ऊपर जो टोटल चार्ज प्रेजेंट है वो इजीली पता चल जाएगा। तो ऐसे हम कर सकते हैं।
चलिए कुछ इसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहले मैं इसमें कुछ क्वेश्चंस बताता हूं आपको। पहला सवाल है, व्हाट इज द बेसिक कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये क्वेश्चन बोर्ड में भी कई बार आया है और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज में भी गिवन है। व्हाट इज द बेसिक कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। So what is the basic cause of quantization of charge? Friction or rubbing between two surfaces. Question number 2, is the quantization valid for macroscopic level or daily life? सो आंसर आप बताइए क्या होगा। अभी हमने डिस्कस किया, नो, इट इज वैलिड फॉर, इट इज वैलिड ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक लेवल। It is valid for only for microscopic level. Now we solve numerical of NCERT book. This is example number NCERT example number 1.2. So NCERT example number 1.2 based on quantization of charge, and 1.3 also based on quantization of charge. Okay. Now what is example number 1.2? You can see in the NCERT book, I am reading here. If 10 to the power 9 electrons, if 10 to the power 9 electrons move out of a body to another body every second. So time is 1 second. In 1 second, 10 to the power 9 electrons are moving from one body to another body. How much time is required to get a total charge of 1 coulomb on the other body? So 1 coulomb charge को ट्रांसफर करने के लिए कितना टोटल टाइम लगेगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो यहां पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट वी फाइंड आउट दैट व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज इन 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज भी बोल सकते हैं, अमाउंट ऑफ चार्ज भी बोल सकते हैं। अमाउंट ऑफ चार्ज इन 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स। तो कैसे फाइंड करेंगे, Q इज इक्वल टू क्या होता है, N इंटू E। सो Q इज इक्वल टू N इज 10 टू द पावर 9 एंड E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। सो इट विल बी 1.6 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलम। दिस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज। और ये टाइम, ये अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर होने के लिए टाइम कितना लगता है, 1 सेकेंड। सो टाइम टेकन to transfer 1.6 into 10 to the power -10 coulomb of charge is equal to 1 second. Time taken to transfer 1 coulomb of charge is equal to 1 by 1.6 into 10 to the power -10 coulomb. Now जब आप इसे सॉल्व करेंगे, इट विल बी 1 by 1.6 into 10 की पावर +10. So it is 10 by 16 into 10 की पावर +10. 2 5s are 10, 2 8s are 16. Now we divide 5 by 8. 0.0. 8 6s are 48. 8 2s are 16. 8 5s are 40. So it is 0.625 into 10 to the power 10, and it will be 6.25 into 10 to the power 9 सेकेंड। सो 1 कूलम ऑफ चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए जो टाइम यहाँ पर लगेगा, दैट इज 6.25 into 10 to the power 9 सेकेंड। आप इसे ईयर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्जन रिलेशन में आपको बता देता हूँ, 1 ईयर is equal to 365.25 days
and one day have 24 hour and 1 hour have 60 minute and 1 minute have 60 second. तो 1 सेकेंड में कितने ईयर होंगे? दैट इज 1 बाय 365.25 इंटू 24, 6 6 36, सो इट इज 3600 सेकेंड. सो अगर आप इसे सॉरी इट इज ईयर. सो अगर आप सेकेंड को ईयर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको इस वैल्यू को यहां पर पुट करना है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू इन ईयर. एनसीईआरटी के एग्जाम्पल नंबर 1.3 का आप वीडियो हमारे फिजिक्स क्लास चैनल पर देख सकते हैं, वहां पर हमने सॉल्व किया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 1.3. नाउ द लास्ट प्रॉपर्टी इज दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. लास्ट प्रॉपर्टी इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. ये बहुत सिंपल है. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम पढ़ते आए हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास हम पढ़ते आए हैं. नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. देखिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है. आइसोलेटेड सिस्टम मतलब जो सराउंडिंग से इन्फ्लुएंस नहीं होता, आउटसाइड सराउंडिंग का उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता. सो इन एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड. कि एक आइसोलेटेड सिस्टम में जो चार्ज होता है वो हमेशा कंजर्व रहता है. इट मींस आप ऐसा भी लिख सकते हैं, आप इसको सिंपल लैंग्वेज में जो आपने जूनियर क्लास से पढ़ते आए हैं उस लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं. चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, it can only be transferred from one body to another body. ना तो आप चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं, ना ही आप चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. आप सिर्फ चार्ज को एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर कर सकते हैं. जैसा अभी हमने एग्जांपल डिस्कस किया था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में, कि जब हम स्केल और हेयर्स को आपस में रब करेंगे तो वहां पर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है. ओके, सो दीज आर द 3 बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्जेस. तो आज के इस लेक्चर में हमने किया गोल्डलेफ इलेक्ट्रोस्कोप, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस. और नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे चार्जिंग, मेथड्स ऑफ चार्जिंग एंड कूलम्स लॉ. So don't miss that, and if you visit first time on the channel, then subscribe the channel and share with your friends, and if you are regular visitor then hit the like button. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat, #physics.